राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, जुड़ रहे हैं, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अपना कमेंट्स बॉक्स में। लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सही आंसर इसका बी वाला हरियाणा। ठीक है, जो राखीगढ़ी है ये 6 बड़े नगरों में से एक था, तो ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़े की बात चल रही है यहाँ पर। ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन लरकाना। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अपने। चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो अभी आपके दोस्त नहीं आए हैं उनके पास वीडियो शेयर करें, और जो चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 50 क्वेश्चनों की हमारी वीडियो है, ऑनलाइन क्लास है। 50 क्वेश्चन में हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीएस के क्वेश्चन होते हैं। उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है भाई? मोहनजोदड़ो, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया आपका। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत और नेपाल, सी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, डी ऑप्शन है भारत और म्यांमार। देखिए जवाब आने भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अपना, कौन सा इसका सही है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, इसका सही कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला आंसर सही है। ठीक है, देखिए 3 बीघा गलियारा क्या है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बेल्लोर का ऊटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बेल्लोर का ऊटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बेल्लोर का ऊटी कहा जाता है? ए ऑप्शन है जाबड़ी हिल्स, बी ऑप्शन है किलकुंडा, सी ऑप्शन है मेलागिरी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ए वाला, जाबड़ी हिल्स, तमिलनाडु। ठीक है, जाबड़ी हिल्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीलर द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप का पूर्व नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन जब से, देखिए व्हीलर द्वीप जब से इसका नाम चेंज हुआ था तब से एग्जाम में बहुत बार मालूम किया जा चुका है। ए ऑप्शन है अब्दुल कलाम द्वीप, बी ऑप्शन है रोस द्वीप, सी ऑप्शन है नील द्वीप, और डी ऑप्शन है मिनिकॉय द्वीप। तो इसका कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए व्हीलर द्वीप की अगर हम बात करें तो व्हीलर द्वीप कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यहाँ पर देखिए DRDO का प्रशिक्षण क्षेत्र भी है यहाँ पर। ठीक है, DRDO का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जल्दी जवाब दीजिए। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर है देखिए ए वाला। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर ही क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। देखिए दोस्तों यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिए।
देखिए यहाँ पर जो बात चल रही है, देखिए क्या कहा गया, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, यानी कि ये बात कब की चल रही है, 26 नवंबर 1949, जब हमने अपने संविधान को अपनाया था। ठीक है, तो उस समय इसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो दोस्तों उस समय मतलब मूल संविधान की बात कर रहा है, किस संविधान की, मूल संविधान में, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर है, देखिए कुछ यहाँ पर 12 पर पहुँच गए, डी वाला आंसर बता रहे हैं। देखिए डी वाला तब सही होता है जब वर्तमान मालूम करता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, बी वाला है, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें जल्दी जल्दी और लाइक भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन हुआ है। ए ऑप्शन है देखिए अनुच्छेद 48A, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 56 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई अपना। देखिए अगर बात करते हैं इसमें अनुच्छेदों की तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ए आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो आपका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, 48A में देखिए वन एवं वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है, 48A में आता है। और देखिए यहाँ पर कर्तव्य की बात चली, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, तो ये हमारा विशेष कर्तव्य है। पर्यावरण का संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा करना है हमारा विशेष कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 51 के की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 51A में, ठीक है 51A आ जाए या 51 के आ जाए, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल 56 की अगर बात करें तो 56 जो आर्टिकल है वो हमारा किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित है। और इसमें क्या है, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि आती है। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि। और आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 50A, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 49A और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 52A। ये तो आंसर सभी को पता चल गया होगा, इसका जवाब पीछे दे चुका हूँ, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको। जवाब इसका कमेंट्स बॉक्स में आप जल्दी जल्दी दीजिए। 51A इसका बी वाला आंसर सही है। लगभग सभी का आंसर सही आए हैं यहाँ पर। ठीक है, चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ठीक है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए ये आरआरबी भारतीय रिजर्व बैंक में आ चुका है। देखिए बहुत सॉरी आरआरबी में आ चुका है। आरआरबी में ये क्वेश्चन आया है, अनुच्छेद 349, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 350, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 350 का ए, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 351। देखिए चारों अनुच्छेद हैं और चारों के चारों भाषा से ही संबंधित हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में अपना। हाँ, लगभग आंसर सभी के सही आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ भाई, ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, 350 के ए में क्या है, मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में इसका। देखिए दोस्तों इसमें से जो शुरू के जो अनुच्छेद दे रखे हैं वो तो आपके संसद से संबंधित हो जाते हैं,
लेकिन जो लास्ट के आपके 3 है सी और डी, इनमें से कोई एक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। 351 में क्या है, भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अगर 343 में की बात करें तो 343 में भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी और अंकों का जो आधार होगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, यानी कि A1 2 3 ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है, CGI में, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है ये। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 78। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अपने। लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए आर्टिकल 40, ठीक है, पंचायतों का संगठन, ठीक है। पंचायतों का संगठन किस में है भाई, आर्टिकल 40 में है। अगर देखिए स्थापना की बात आती तो स्थापना की बात करें तो 243 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 243 से लेकर 243 के ओ तक, ठीक है, या हिंदी का बढ़ाएगा तो ड़ तक पंचायतों के संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। और पंचायतों से संबंधित इसमें देखिए कितने अनुच्छेद हैं, कुल 16 अनुच्छेद हैं। और इसके अगर भाग की अगर हम बात करते हैं तो भाग की अगर हम इसमें बात करते हैं तो भाग कौन सा है, देखिए भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बात आई है वो पंचायतों के संगठन की बात चल रही है, जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन 24 अक्टूबर 1945, बी ऑप्शन 26 जून 1945, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1945, डी ऑप्शन 15 अगस्त 1948। जवाब आने भी शुरू हो गए हैं। ए ऑप्शन ए, लगभग सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है, 24 अक्टूबर 1945। देखिए यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई, न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। देखिए वर्तमान में इसमें 193 सदस्य शामिल हैं, ठीक है। 193 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है, किसमें, यूएनओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी यूएनओ से आ गया। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव त्रिग बेली किस देश के थे, ठीक है। जब देखिए यूएनओ की जब स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसके प्रथम जो महासचिव बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था, त्रिग बेली को बनाया गया था। आपको बताना है किस देश के हैं। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है नॉर्वे और डी ऑप्शन है अमेरिका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। त्रिग बेली कहाँ के थे भाई, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में। इसका सही आंसर है नॉर्वे, ठीक है। सी वाला आंसर सही है इसका, नॉर्वे के थे, ठीक है, त्रिग बेली। और यूएनओ में इस्तीफा देने वाले भी यानी त्यागपत्र देने वाले भी प्रथम जो सचिव कौन थे, त्रिग बेली ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए भाई जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनकर तैयार हुआ था तो तैयार होने के बाद कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, आपसे ये मालूम किया जा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 50, ए ऑप्शन है 50 देश, बी ऑप्शन है 55 देश, सी ऑप्शन है 59 देश और डी ऑप्शन है 70 देश। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जब तक मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए जब यूएनओ की स्थापना की गई थी कब, 24 अक्टूबर, कब की गई भाई, 24 अक्टूबर 1945 को। जब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई तो उस समय इसमें सदस्य देश कितने थे भाई, 51 थे, ठीक है। सदस्य देश कितने थे, 51 थे। लेकिन जब इस पर हस्ताक्षर किया जा रहा था तो हस्ताक्षर करने के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो ये इसका आंसर ए वाला सही है, 50 देश, ठीक है। लगभग सभी के आंसर सही आए थे यहाँ पर,
50 देश, कुछ अलग दे रहे थे यहाँ पर आंसर, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा भाई 50 देश। जो 51वां देश था वो कौन सा था भाई, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? देखिए अप्रैल 2021 को जो है गवर्नर है इसके, देखिए BB चरिक, दूसरा ऑप्शन है इसका रघुराम राजन जी, सी ऑप्शन है शशिकांत दासो, और डी ऑप्शन है आपका उर्जित पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई शक्तिकांत दास। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है, शक्तिकांत दास। देखिए RBI है, RBI को जो देखिए RBI क्या है, हमारा केंद्रीय बैंक है। ठीक है, RBI क्या है हमारा भाई, केंद्रीय बैंक है। और RBI की जो स्थापना की गई थी भाई, कब की गई थी RBI की स्थापना? 1935 में की गई थी। RBI की स्थापना कब की गई थी भाई? 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? देखिए भाई अभी मैंने आपको बताया है कि RBI की स्थापना कब है, 1935 में है। ठीक है, 1935 में RBI की स्थापना कब है, 1935 में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है 1971 में, दूसरा ऑप्शन है 1956 में, तीसरा ऑप्शन है 1949 में, और चौथा ऑप्शन है 1935 में। तो देखिए 1935 तो इसका आंसर होगा ही नहीं भाई, क्योंकि 1935 में तो स्थापना है, यहाँ पर क्या मालूम क्या है, राष्ट्रीयकरण। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, सी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो आपको जवाब देना है, पहला नीति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, तीसरा है आपका अंतर्राज्यीय परिषद, और चौथा है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो देखिए वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया गया है। और देखिए 15 अगस्त 2014 को पंचवर्षीय योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है भाई, नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है भाई, नीति आयोग कर दिया गया है। लेकिन देखिए घोषणा की गई है 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करने की क्या की गई है भाई, घोषणा की गई है। ठीक है, घोषणा की गई है। और इसका जो नाम बदल दिया गया वो कब, देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम क्या हो गया है भाई, नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को ही हम किस नाम से जानते हैं, योजना आयोग को ही हम किस नाम से जानते हैं भाई, नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नाम बदलने की घोषणा कब है, 2014 में है। और नाम कब बदल दिया गया, 1 जनवरी 2015 से। तो देखिए जब योजना आयोग का गठन किया जाता है या पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं तो इस पर जो अंतिम स्वीकृति देता है वो कौन देता है भाई, इसका चौथा वाला आंसर सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम बोलते हैं NDC। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे भाई, NDC। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन भाई किस वर्ष किया गया था? देखिए भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन है 1952, बी ऑप्शन है 1955, सी ऑप्शन है 1948, और डी ऑप्शन है इसमें देखिए डी ऑप्शन दिया गया 1950। तो बताइए भाई योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, कुछ अलग बता रहे हैं। योजना आयोग का गठन देखिए 1950, इसका डी वाला आंसर सही है। योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नुकुचिया ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नुकुचिया ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है?
जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी ऑप्शन है पौड़ी, सी ऑप्शन है बागेश्वर, डी ऑप्शन है नैनीताल। नुकोचिया ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। लगभग सभी का आंसर सही आ रहे हैं। नैनीताल, डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें। जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये उत्तराखंड कनिक सहायक में आया था वही क्वेश्चन 2016 के। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ए ऑप्शन है हर्षा रावत, बी ऑप्शन है डॉक्टर हर्षबंती बिष्ट, सी ऑप्शन है बछेंद्री पाल और डी ऑप्शन है लता बिष्ट। जल्दी जल्दी जवाब देंगे भाई सभी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे कि जो बछेंद्री पाल थी इसने एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की थी। ठीक है, आपको जवाब के कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे सभी कि जो बछेंद्री पाल थी इन्होंने एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की थी वो कब की थी। ठीक है, तो सभी जवाब देंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बछेंद्री पाल, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय दृष्टिकोण से उत्तराखंड क्षेत्र किस जोन में स्थित है? भूकंपीय दृष्टि से उत्तराखंड क्षेत्र किस जोन में स्थित है? ए ऑप्शन दिया है जोन 4, बी ऑप्शन दिया है जोन 5, सी ऑप्शन दिया है जोन 4 एवं 5 और ऑप्शन चौथा दिया है इसमें डी जोन 3। ठीक है, सही जवाब सभी के सही आ रहे थे। ठीक है, हाँ, बछेंद्री पाल ने कब चढ़ाई की थी? 1984 में की थी। ठीक है, बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी भाई? 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, हाँ भाई जवाब दीजिए भाई जल्दी जल्दी। देखिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो सी वाला आंसर सही है। देखिए उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आता है। ठीक है, भूकंपीय दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। ये तो क्वेश्चन भाई उत्तराखंड में बहुत बार आ चुका है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। ए ऑप्शन है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र, बी ऑप्शन है एक राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है एक पहाड़ी और डी ऑप्शन है एक बांध। जल्दी जल्दी जवाब देंगे भाई। कांचुला खर्क, देखिए कस्तूरी मृग क्या है? हमारे उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुछ अलग दे रहे हैं, बाकी तो लगभग सभी के जवाब सही हैं। यहाँ पर ए वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, कांचुला खर्क क्या है भाई उत्तराखंड में? ये कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1988 में, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया भाई आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया भाई आपका, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है और ये 2016 क्लर्क के एग्जाम में था। देखिए यदि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, देखिए क्या कह दिया इसने, 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? देखिए भाई ये मालूम करना चाह रहा है कि आपको, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मंगलवार को, बी ऑप्शन है बुधवार को, सी ऑप्शन है शुक्रवार को, डी ऑप्शन है बृहस्पतिवार को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो कहना चाह रहा है ये कि 15 अगस्त 1988, ये कहना चाह रहा है ये भाई 15 अगस्त 1988। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 15 अगस्त 1988 को कौन सा दिन था भाई? बुधवार का दिन था। तो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर क्या है देखिए, तो बुधवार है तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? डी वाला, बृहस्पतिवार। ठीक है, देखिए ये क्या है, साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में जो हमारा दिन निकल कर आते हैं वो एक होता है, तो एक ऐड कर देते हैं संख्या में। ठीक है, बाकी डिटेल में आप जब रीजनिंग पढ़ते हैं वहाँ पर हो जाएगा, आप करा सकते हैं। लेकिन इस बार जो आंसर इसका सही है, बृहस्पतिवार आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिथौरागढ़ जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ए ऑप्शन है सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, बी ऑप्शन है गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य,
सी ऑप्शन है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला अस्कोट वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, सोना नदी नहीं है भाई, सोना नदी पौड़ी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में तिलाड़ी वन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड के किस जनपद में तिलाड़ी वन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। तिलाड़ी वन आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन देखिए इसका सही आंसर है सी वाला उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आ के बाद ई बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई देखिए एक तो दे रखा है आपको छोटा आ, दूसरा दिया है बड़ा। अगर इनके बाद छोटी ई आए और या बड़ी ई आए तो दोनों के मेल से ए बन जाता है। ठीक है, यानी कि ए प्लस छोटी ई बराबर क्या बनता है? ए बनता है। या ये आ जाए बड़ा आ प्लस छोटी ई आ जाए तब भी ए बनता है। या यहाँ पर देखिए छोटा आ हो और बड़ी हो तब भी यही बनता है, बड़ा आ हो और बड़ी हो तब भी ए बनता है। तो इस परिवर्तन को कहते हैं। ए ऑप्शन है गुण संधि, बी ऑप्शन है वर्ण संधि, सी ऑप्शन है अयादी संधि और डी ऑप्शन है यण संधि। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। इसका सही आंसर है गुण संधि। ठीक है, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? ए ऑप्शन प्रश्नवाचक वाक्य, बी ऑप्शन विभावनावाचक वाक्य, सी ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य और डी ऑप्शन है इच्छावाचक वाक्य। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। 2 सेकंड का समय आपके पास। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? देखिए लगभग सभी जवाब सही दे रहे हैं। इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य। देखिए इस बार तुम्हें सफलता दे, एक तरीके से आप किसी को दुआ दे रहे हैं तो दुआ क्या दी जाती है? इच्छा से दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। उत्तराखंड का एग्जाम इसके बिना अधूरा है और उत्तर प्रदेश में भी कई बार आ चुका है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है सुंदरता, बी ऑप्शन है महर्षि, सी ऑप्शन है कमल और डी ऑप्शन है सूर्य। 2 सेकंड आपके पास, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। कमल इसका सही आंसर है। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयलों की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए ऑप्शन है कोयले का व्यापार कठिन होता है, बी ऑप्शन है व्यापार करने से हाथ काले हो जाते हैं, सी ऑप्शन है बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, डी ऑप्शन है अच्छे का सत्संग करना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। 2 सेकंड आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई सी वाला। लगभग सभी आंसर सही दे रहे हैं। सी वाला बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। ठीक है, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध बताना है भाई आपको। देखिए ए ऑप्शन दिया है रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, बी ऑप्शन है बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, सी ऑप्शन है बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, डी ऑप्शन है पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। बताइए भाई इसका सही आंसर कौन सा है? देखिए यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो क्या कहा गया है? रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ। जब यहाँ पर देखिए बच्चों को पका दोगे तो रोटी किसे खिलाओगे? तो ए वाला आंसर गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। बी ऑप्शन क्या दिया भाई? बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। ठीक है, सी ऑप्शन बच्चे को पकाकर, देखिए यहाँ भी बच्चे को पका दिया तो रोटी खाएगा कौन? ये भी गलत हो गया। पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। तो देखिए जल्दी जवाब दीजिए भाई।
है कि भाई इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका देखिए बी वाला आंसर सही है, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। इसका बी वाला आंसर सही है। देखिए भाई इसमें डी वाला आंसर सही नहीं है। देखिए सही से पढ़िए क्या कहा है, पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। तो यहाँ बच्चे को खिलाने की बात कर रहा है वो खाली, ठीक है, खिलाना अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या है, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, ये आंसर सही है। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। कई बार आ चुका है भाई। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। ए ऑप्शन है भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। बी ऑप्शन है मार्ग से भटक जाना। सी ऑप्शन है मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। डी ऑप्शन है भक्ति करते हुए व्यापार करना। बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। यानी कि यहाँ पर बताना है कि जो आपको वाक्य दिया गया है इसमें कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ए ऑप्शन दे रखा है इसमें पूर्ण विराम और विसर्ग। बी ऑप्शन दे रखा है पूर्ण विराम और संकेतवाचक चिन्ह। सी ऑप्शन दे रखा है अल्प विराम और विराम। और डी ऑप्शन दे रखा है विराम और क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। इसका बहुत आसान है, अलग अलग भी जा रहे हैं भाई। देखिए भाई तन कोमा मन कोमा धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ विराम, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। ए ऑप्शन है ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ए ऑप्शन है रेखाएं और चित्र। बी ऑप्शन है रेखाएं बोल उठी। सी ऑप्शन है अतीत के चलचित्र। और डी ऑप्शन है रेखा चित्र। बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका अतीत के चलचित्र, ठीक है। ये महादेवी वर्मा का क्या है, रेखा चित्र है। सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है भाई। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसे एक शब्द हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है विकट। बी ऑप्शन है असाध्य। सी ऑप्शन है भयानक। और डी ऑप्शन है घातक। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कुछ अलग बता रहे हैं इसमें, कुछ सही भी हैं। देखिए सही वाला आंसर इसका है बी वाला, ठीक है। असाध्य बोलते हैं भाई जो जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसे क्या कहेंगे, असाध्य, ठीक है। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय स्थित है। ए ऑप्शन है बागेश्वर में। बी ऑप्शन है भीमताल में। सी ऑप्शन है भवाली में। और डी ऑप्शन है नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय स्थित है। तो देखिए इसका तीसरा वाला आंसर सही है, भवाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंक स्मिथ ने डैश की खोज की थी। तो उत्तराखंड में फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी भाई। ए ऑप्शन है कार्बेट फॉल। बी ऑप्शन है फूलों की घाटी। सी ऑप्शन है काली घाटी। डी ऑप्शन है बुद्ध स्तूप। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी उत्तराखंड में। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। बी वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। लगभग सभी के जवाब सही हैं। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, फ्रैंक स्मिथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी रोक लगाया था। कौन सा मुगल सम्राट था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। ए ऑप्शन है बाबर। बी ऑप्शन है अकबर। सी ऑप्शन है जहांगीर। डी ऑप्शन है शाहजहां। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, कौन सा मुगल बादशाह था या मुगल सम्राट था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। ये भी उत्तराखंड के एग्जाम में आया था अभी क्वेश्चन, क्लर्क के एग्जाम में। उत्तराखंड में
निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन मालूम किया गया था वो मालूम किया गया था कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है भाई, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पूर्वी जो राज्य है हमारा वो सबसे पूर्वी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में। ठीक है, तो सबसे पहले सूरज की किरण कहाँ निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लाइन भारत और चीन को अलग करती है। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा आपको बतानी है भाई। ए ऑप्शन है मैक मोहन लाइन, बी ऑप्शन है डूरंड लाइन, सी ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन और चाइना लाइन। बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत आसान है। हाँ भाई, सही आंसर, सही लगभग सही आ रहे हैं जवाब। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई ए वाला, मैक मोहन लाइन। ये भारत और चीन को अलग करती है, इसका ए वाला आंसर सही है। डूरंड लाइन, डूरंड जो है ये भारत और चीन को अलग नहीं करती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है, मालूम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी है जो टैटू बनवाने के द्वारा, जो टैटू बनवाते हैं ना हाथ पे, कोई कुछ लिखवाता है, कोई कुछ लिखवाता है, ठीक है, कोई धार्मिक टैटू बनवाता है, तो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। भाई कौन सी बीमारी हो सकती है ऐसी। ए ऑप्शन है HIV एड्स, दूसरा ऑप्शन दिया है पोलियो, तीसरा ऑप्शन दिया है उच्च ज्वर और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐड कर लेना इसे और आने वाले एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए भाई इसमें से देखिए, जब हम टैटू बनवाते हैं तो एक तरीके की सुई का प्रयोग किया जाता है, तो उस सुई के द्वारा कौन सा हो सकता है, देखिए HIV यानी एड्स हो सकता है। ठीक है, तो इसका पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम नेशनल पार्क डैश जिले में स्थित है। ठीक है, जो उत्तराखंड की बात करें या भारत की बात करें तो प्रथम नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है पौड़ी, सी ऑप्शन है ए और सी दोनों, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका देहरादून। तो बताइए भाई प्रथम नेशनल पार्क, प्रथम नेशनल पार्क पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है भाई। और उत्तराखंड की बात करें तो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात चले। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है भाई। ए ऑप्शन देखिए नैनीताल, बी ऑप्शन पौड़ी। तो इसका तो सही आंसर है भाई, कमेंट्स बॉक्स में जवाब भी आने लगे, आप पहले नहीं आ रहे थे इतने लेकिन अब आने लगे हैं, पता चल गया ना। तो देखिए इसका सी वाला आंसर सही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क देखिए पौड़ी और नैनीताल दोनों में फैला है। ठीक है, ए और बी इसका सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसमें बी करना था, यहाँ पर देखिए ए और सी दे रखा है यहाँ पर, तो ये सी नहीं है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर बी है। ठीक है, ए और बी नैनीताल और पौड़ी में स्थित है। ठीक है, क्योंकि सी वाला आंसर तो इसका पहले ही सही है, ए और बी दोनों सही हैं इसके। ठीक है, तो सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन दिया है 60,480 वर्ग किलोमीटर, 55,483 वर्ग किलोमीटर, डी है 65,480 वर्ग किलोमीटर। जल्द देखिए जवाब भी आने लगे कमेंट्स बॉक्स में भाई, आंसर बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। ठीक है, लगभग सभी का आंसर सही आ रहे हैं। देखिए इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। ए ऑप्शन है अशोक कांत शरण, बी ऑप्शन है सुरजीत सिंह बरनाला, सी ऑप्शन है प्रकाश पंत और डी ऑप्शन है अजय विक्रम सिंह। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके भी जवाब एकदम आने लगे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई सुरजीत सिंह बरनाला, बी वाला आंसर सही है। दोस्तों ये थे उत्तराखंड के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट